नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल पे स्वागत है। अर्थव्यवस्था के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए देखते हैं कि एक पार्ट हमारा ये हो चुका है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके उसको देख सकते हैं। तो आज के सेशन का पहला जो सवाल है, आर्थिक विकास में मानव संसाधन का योगदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है। आर्थिक विकास का जनसंख्या वृद्धि पर प्रभाव पड़ता है, ये बिल्कुल सही है। और जनसंख्या वृद्धि का आर्थिक विकास पर प्रभाव पड़ता है, ये भी सही है। यानी कि दोनों ऑप्शन क्या हैं, सही है। चाहे आर्थिक विकास होगा तब भी जनसंख्या वृद्धि पर प्रभाव पड़ता है, और चाहे जनसंख्या वृद्धि होगी तब भी क्या होगा, आर्थिक विकास पर प्रभाव उसका पड़ता है। यानी कि इसका दोनों विकल्प क्या है, सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें दिया है कि सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सा निर्धनता का या के प्रकार हैं। पूर्ण परम निर्धनता, सापेक्ष निर्धनता, व्यक्तिगत निर्धनता या प्रक्रियात्मक निर्धनता। तो इसमें निर्धनता के जो प्रकार हैं वो पहला, दूसरा, तीसरा सही है। यानी कि चौथा जो है, इस प्रकार की कोई निर्धनता का प्रकार नहीं दिखाई देता है सामान्यतः। तो ऑप्शन इज बी राइट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी पुस्तक किसने लिखी है। तो ये चीज़ आपको जानना है। ये पुस्तक लिखी थी गुरनाल मिंडल के द्वारा लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक योजना वर्ग सही सम्मिलित नहीं है। तो इसमें कह रहा है कि तमाम योजनाएं जो आती हैं उन योजनाओं में कौन सी एक योजना ऐसी है कि जो उस वर्ष लागू नहीं हुई थी, उसको आपको फाइंड आउट करना है। तो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, ये 2014 में आया था, ये एकदम सही है। रूरल हाउसिंग इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम जो है वो आया था 2017 में, ये भी एकदम सही है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रू अर्बन मिशन जो है ये आपका 2015 में नहीं, ये आया था बेटा 2016 में आया था। तो ऑप्शन यही हमारा क्या है, सम्मिलित नहीं है। बाकी सांसद आदर्श ग्राम योजना ये भी 2014 में ही आई थी, ये चीज़ भी जानना है। तो ऑप्शन इज सी राइट। चलिए देखते हैं। इसमें दिया है कि पीएम गति शक्ति योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय योजना का शुभारंभ 2022 में किया गया था, ये चीज़ आपको जानना है। तो ये विकल्प क्या सही है क्या गलत है, ये चीज़ जानना। कभी भी सामान्यतः 90% केसों में ऐसा देखा जाता है कि अगर वो क्वेश्चन का फैक्चुअल मतलब वाक्य में अगर दिया गया है तो जो योजना का शुभारंभ दिया जाएगा या वर्ष दिया जाता है वो लगभग 90% चांसों में क्या रहता है, गलत ही रहता है। ये चीज़ आपको जानना है। तो ये पहला वाला विकल्प हमारा गलत हो जाता है। दूसरा हम देखते हैं, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन में 7 इंजनों, सड़क, रेल, एयरपोर्ट, बंदरगाहों, जनसंचार संसाधनों, जल मार्ग और लॉजिस्टिक अवसंरचनाओं के संबंधित परियोजनाओं में पीएम गति शक्ति ढांचे के साथ जोड़ा जाएगा। यानी कि ऑप्शन इस सेकंड क्या है, राइट है। तो इस प्रकार हमारा जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, केवल दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मध्याह्न भोजन योजना को पीएम पोषण योजना में किस वर्ष पुनर्नामित किया गया था। तो आपको ये जानना है कि किस वर्ष पुनर्नामित किया गया था। तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर डी, ये चीज़ जानना कि 2021 में इसको क्या किया गया था, पुनर्नामित किया गया था। एक चीज़ ये आपको जानना है कि जो इसका शुभारंभ हुआ था, इससे पहले वाले सवाल का, ये शुभारंभ इसका 2021 में किया गया था, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे देखते हैं। विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट
जो है ये किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जिसका निर्माण 1919 में किया गया था। ये चीज़ जानना है। इसी के द्वारा विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट क्या किया जाता है? जारी किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया नहीं है? किसानी एक आर्थिक क्रिया है, ये आप भली भांति जानते हैं। नौकरी करना, ये भी एक आर्थिक क्रिया है। परिवहन, ये भी एक आर्थिक क्रिया है। लेकिन अगर स्वैच्छिक समाज सेवा कर रहे हैं तो ये एक आर्थिक क्रिया नहीं है, इसलिए ऑप्शन इससे क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें जो है आपको कूट में क्या करना है? कूट में सारी चीज़ों को सेट करना है कि कौन सा किससे संबंधित है। तो चलिए हम देखते हैं। जो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना है वो किस वर्ष आई थी? तो वो आया था बेटा 2005 में आया था। तो इस तरीके से अगर हमें एक विकल्प का भी सही तरीके से पता है तो उससे हम देखिए क्वेश्चन को कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ए का दूसरा सही है। अब देखिए ए का दूसरा दो विकल्पों में दिखाई दे रहा है, या तो बी या तो सी में। तो यानी कि ऑप्शन ए नहीं हो सकता है और ऑप्शन डी नहीं हो सकता है। अब हमारे जो ऑप्शन बचे हैं, ऑप्शन बी, ऑप्शन उसके बाद सी, उसमें देखते हैं कि कौन सा विकल्प सही हो सकता है। अब जो राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम है ये आपका 1995 में, यानी बी का पहला हो जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन बी हमारा सही दिखाई दे रहा है। उसके बाद हम देखते हैं कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो है ये किस वर्ष आया था? ये आया था हमारा 1999 में। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना ये आया था 2001 में। तो इस तरीके से ऑप्शन इज बी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी वाटरशेड विकास परियोजना भारत की केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है जिनका उद्देश्य ग्रामीण आबादी को पानी के संरक्षण के लिए सक्षम बनाना है? तो हरियाली जो मिशन है, हरियाली मिशन के तहत ही वाटरशेड विकास परियोजनाओं को क्या किया गया है? केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित किया गया है। एक ऐसी योजना है जो ग्रामीण क्षेत्रों में पानी को क्या करेगा? संरक्षण के लिए काम करेगा। अब एक चीज़ ये जानना है कि LBS एक वित्तीय समावेशन के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए आर्थिक उपायों में से एक है। इस परिप्रेक्ष्य में LBS क्या है? इससे पहले वाला जो पार्ट आपको कराया गया था UPPCS PIQ वाला, अर्थशास्त्र से संबंधित जो भी है, उसमें हमने वित्तीय समावेशन के बारे में बहुत डिटेल तरीके से बताया कि वित्तीय समावेशन क्या है। तो वित्तीय समावेशन क्या है कि जब एक व्यक्ति बैंकिंग के क्षेत्र से कितने प्रकार से जुड़ रहा है वो सारी चीज़ें वित्तीय समावेशन आता है। तो वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के द्वारा क्या किया गया था? एक योजना लॉन्च की गई थी LBS। तो वही पूछ रहा है LBS क्या है? तो LBS अग्रणी विकास योजना बैंकिंग योजना है। ये चीज़ आपको जानना है। ये 1969 में RBI के द्वारा इसको लागू किया गया था। इसके तहत हर बैंक एक गांव को गोद लेगा और उसमें बैंकिंग से संबंधित सारी सेवाओं को वो देने का प्रयास करेगा। इससे क्या होगा? इससे देश में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलेगा। यही सारी चीज़ें थी। अगला, भारत में कृषि क्षेत्र में छूटों और फार्म सब्सिडी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो जो कृषि क्षेत्र में आपको सब्सिडी दी जाती है वो सब्सिडी से संबंधित सवाल पूछा जा रहा है। तो पहली बात तो आप ये जान लीजिए, ये भारी भरकम सवाल को देख के आपको डरना नहीं है। आपको सवाल किस तरीके से, ऐसे भारी भरकम सवाल बहुत आसानी से डील किए जा सकते हैं। तो कृषि क्षेत्र में आप सोचो कि क्या सरकार जो होती है वो पैसा आपको डायरेक्ट ला के देती है? तो डायरेक्ट कभी नहीं देती। वो या तो आपको खाद सस्ती करवा देता है, या बिजली सस्ती करवा देता है, या बिजली माफ़ करवा देता है। तो इस तरीके से जो भी आपको छूट मिलती है वो अप्रत्यक्ष तरीके से मिलती है, यानी प्रत्यक्ष तरीके से लाभ नहीं कि आपका
बिजली बिल इतना आ गया है तो हम पैसा आपके खातों में जमा करते हैं, तो आप जाके जमा कर दीजिए। नहीं, वो बिजली बिल माफ़ किया जाता है। जो किसानों को ऋण दिया जाता है वो भी माफ़ किया जाता है, यानी वो अप्रत्यक्ष तरीके से। खादों पे जो पैसा मतलब कम करना रहता है तो खाद का दाम वो कम कर देते हैं, जिससे आप कम दामों पे उस चीज़ों को आप उपयोग में ला सकते हैं। तो इस तरीके से यही सवाल दिया जा रहा है कि भारत में इनपुट सब्सिडी जैसे उर्वरकों पर दी जाने वाली अप्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी के अंतर्गत आती है। तो ये बिल्कुल सही बात है। जो सब्सिडी रहती है वो सब्सिडी क्या है, अप्रत्यक्ष तरीके से ही दी जाती है। किसानों को बिजली एवं सिंचाई पर दी जाने वाली कटौतियाँ प्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी, तो यहाँ पे प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष तरीके से आपका बिजली पानी जो भी होता है वो माफ़ कराया जाता है, इसलिए विकल्प क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाए। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO जो है, कृषि संबंधी प्रावधान प्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी का अनुभव, तो ये भी प्रत्यक्ष नहीं देता है, परंतु अप्रत्यक्ष सब्सिडी पे, तो अप्रत्यक्ष सब्सिडी पे रोक नहीं बल्कि उसको बढ़ावा देता है, तो इसलिए ये भी विकल्प सही हो जाएगा। भारत में सरकारों द्वारा दी जाने वाली सभी सब्सिडियां अप्रत्यक्ष श्रेणी की आती हैं, तो ये भी सही है। यानी कि इसका जो ऑप्शन आप देखेंगे तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका पहला ऑप्शन और चौथा ऑप्शन सही है। ये हमारे दिए गए विकल्पों में डी में दिखाई देता है, इसलिए इसका उत्तर ये डी होगा। चलिए अगला देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के निर्धाता की निम्नलिखित श्रेणियों की पहचान की है, वह कौन है। यानी कि जो UNDP है वो आय निर्धनता जो भी है निर्धनता की एक श्रेणी को बनाता है। वो किस तरीके से निर्धनता, जिनकी आय कम है उनकी निर्धनता की बात करता है, या मानव निर्धनता, यानी कि इसमें दोनों निर्धनता की बात की जाती है, ये चीज़ आपको जानना है। तो दोनों निर्धनता की बात UNDP के संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा की जाती है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। निर्धनता को एक सामाजिक समस्या माना गया है, जो कि लंदन में निर्धनता पर किए गए एक शोध सर्वेक्षण का परिणाम है। इस शोध के शोधार्थी कौन हैं, तो ये चीज़ आपको जानना है कि ये थे चार्ल्स बूथ। किसके द्वारा किया गया था, चार्ल्स बूथ। ये चीज़ जानना है, थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए। तो किसके द्वारा किया गया था, चार्ल्स बूथ के द्वारा ये शोध किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नीचे दिए गए दो कथन हैं, अभिकथन और कारण। 20वीं शताब्दी में निर्धनता एवं निर्धन व्यक्ति हमारी चिंता एवं कर्तव्य के विषय बने रहे, एकदम सही है। रणनीतिक रूप से यह लक्ष्य भेदन क्रियाओं अभाव तथा फलस्वरूप के मुद्दों को भी गति मिली, ये भी सही है। यानी कि दोनों विकल्प सही हैं और दोनों विकल्प एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन है इसका दोनों विकल्प सही है और दोनों एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं। ऑप्शन ए यानी ए आर दोनों सही है और आर ए की व्याख्या भी कर रहा है, ये चीज़ आपको जानना है। संघीय बजट, अब बजट का ये सवाल है, लेकिन क्या है कि आपको बजट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है और बजट को हमेशा देख के जाना है, हर साल के बजट को। तो संघीय बजट 2021-22 के अनुसार वित्त मंत्री ने कृषि ढांचा एवं विकास सेस के नाम पर एक नया कर प्रस्तावित किया, या कितने प्रकार के उत्पादों को लगाया जाता है, तो ये चीज़ आपको जानना है। तो ये टोटल कितने उत्पादों पे लगाया गया था, 29 उत्पादों पर उस समय लगाया गया था, ये चीज़ आपको जानना है। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास का प्रमुख कारक नहीं है। पूंजी का संचयन करना, जब आपके पास पूंजी संचित रहेगी यानी आपके पास रहेगी, एवं तकनीकी सुधार, तभी आपका आर्थिक विकास होगा। यानी कि ये वाला ऑप्शन क्या है, ये वाला ऑप्शन आपका पहला वाला जो है वो सही है। दूसरा, जनसंख्या में परिवर्तन, जनसंख्या में परिवर्तन भी आर्थिक विकास का कारक माने जाते हैं, ये चीज़ भी आपको जानना है। दूसरा, विशेषीकृत क्रियाओं गतिविधियों में श्रम विभाजन, ये भी आपको जानना है कि कौन व्यक्ति खेती करेगा, कौन व्यक्ति औद्योगिक क्षेत्र में लगेगा, कौन व्यक्ति सेवा के क्षेत्र में लगेगा। तो विशेषीकृत क्रियाओं का भी क्या होना चाहिए, गतिविधियों में श्रम विभाजन होना चाहिए। जबकि तकनीकी विधि एवं नौकरशाह ये भी हैं, लेकिन अपेक्षा की इन तीनों विकल्पों में सबसे कमज़ोर विकल्प क्या है,
ये है आपका ऑप्शन नंबर डी। तो इसलिए ये चौथा नहीं होगा, बाकी ये तीनों डायरेक्ट हमारे आर्थिक विकास के प्रमुख कारक हैं। ये चीज़ आपको जानना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पूंजी निर्माण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो पूंजी निर्माण के संबंध में पूंजी निर्माण की प्रक्रिया बचत और वित्तीय संस्थाओं की प्रभाविता पर निर्भर करते हैं। तो ये भी सही है कि जो पूंजी निर्माण है, यानी कि पूंजी निर्माण का मतलब ये है कि जब आप पूंजी का निर्माण करते हैं तो उस निर्माण की प्रक्रिया में बचतों एवं वित्तीय संस्थाओं की प्रभाविता पर निर्भर करता है कि आप कितना बचत कर रहे हैं और वित्तीय संस्था किस तरीके से आपको जो भी पूंजी दे रही है वो कितना दे रही है। निवेश पूंजी निर्माण के लिए एक अनिवार्य इकाई है। अगर आप निवेश कर रहे हैं किसी क्षेत्र में तो पूंजी निर्माण होना उसके लिए बहुत जरूरी या आवश्यक एक कारण है। इसलिए दोनों विकल्प क्या है, पूंजी निर्माण के संदर्भ में सही हैं, यानी ऑप्शन ए सी क्या हो जाएगा, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। योजना दिया गया है और ये जिस साल दिया गया था ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है 2021 का। तो उस साल में ये क्वेश्चन क्या किया गया था, लोक सेवा आयोग के द्वारा इस क्वेश्चन को गलत मान लिया गया था, क्योंकि इसमें एक विकल्प जो है वो क्या है, गलत है। आइए हम उसको देखने का प्रयास करते हैं। आम आदमी जो विकास योजना है वो किस वर्ष आई थी? आम आदमी विकास योजना ये आया था बेटा 2007 में आया था। कब आया था? 2007 में आया था। ये चीज़ आपको जानना है। उसके बाद जो है क्या कहते हैं, पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना ये आया था 2021 में। ये चीज़ भी सही है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है ये आया था आपका 2018 में आया था। ये चीज़ भी आपको जानना है। उसके बाद प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो है ये 2016 में नहीं 2015 में आया था। ये चीज़ आपको जानना है। इसी कारणों से ये हमारा जो विकल्प है ये क्या हो जाता है, इसके द्वारा यूपीपीसीएस आयोग के द्वारा ये क्वेश्चन निरस्त कर दिया गया था। ये चीज़ भी जानना, यानी एक अथरी यानी कि आम आदमी विकास योजना 2007 में, पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना ये भी आया था आपका 2021 में, पीएम जन आरोग्य योजना जो है ये आया था आपका 2018 में, जबकि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना यहाँ 2015 होना चाहिए था, तो 2016 दिया है। तो ये चीज़ आपको जानना है। तो वैसे तो अगर देखें तो ये विकल्प सही होना चाहिए, लेकिन जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है ये आपका कितने में होना चाहिए, ये 2015 में होना चाहिए। अगला क्वेश्चन जो है इसमें कह रहा, सरकार को अवरुद्ध मुद्रास्फीति से निपटने के लिए कठिन समय का सामना करना पड़ता है। एकदम बात ये सही है कि जो मुद्रास्फीति है, इन्फ्लेशन है, महंगाई है, अगर वो अवरुद्ध हो चुकी है, रुकी है या किन्हीं भी कारणों से रुक गई है, तो उस महंगाई से निपटने के लिए सरकारों को बहुत कठिन समय का सामना करना पड़ता है। फिर बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है, तब जाके उस मुद्रास्फीति से किसी प्रकार से निकला जा सकता है। उसके बाद यह स्थिति अर्थव्यवस्था में आपूर्ति अड़चन तथा अक्षम वितरण जैसे अभावों के कारण होता है। कि जैसे किसी भी क्षेत्र में अगर 10 पेन की आवश्यकता थी तो वहाँ 10 पेन नहीं पहुँच पाया, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पर जो महंगाई है वो महंगाई अवरुद्ध महंगाई का एक रूप माना जाएगा कि किसी भी कारणों से वहाँ पेन वगैरह नहीं पहुँच पाया, या दूध नहीं पहुँच पाया, चावल नहीं पहुँच पाया, तो ऐसी जो महंगाई है वो आपूर्ति अड़चन, यानी कि वहाँ पे आपूर्ति थी, मांग थी, आपूर्ति नहीं हो पाई, तो जिसके कारण से महंगाई बढ़ गई। ये चीज़ भी जानना, यानी कि ये दोनों विकल्प क्या हैं, सही हैं, और दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं कि ऑप्शन इज ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा।
चलते हैं अगले क्वेश्चन के। शीर्षक मुद्रास्फीति टोकरी में सभी वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन को संदर्भित करता है और शीर्षक मुद्रास्फीति का मापन किस आधार पर किया जाता है? इसका कौन सा विकल्प होगा, आप लोग देख के बताइए। तो थोक मूल्य सूचकांक होगा, नहीं। औद्योगिक श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक होगा, ये भी नहीं सही है। सामूहिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक क्या है? ये है मुद्रास्फीति की टोकरी जो मुद्रास्फीति के मापन का आधार तय करती है। तो ये चीज आपको जानना, ऑप्शन इज सी। अगला क्वेश्चन है 2019-20 में निम्नलिखित देशों में से किससे भारत का व्यापार शेष अधिक या सर्वाधिक रहा? हमेशा ये क्वेश्चन आपको जब भी आए तो आपको यूएस से ही टिक करना, जबकि चीन से हमारा व्यापार जो होता है हमेशा घाटे का रहता है, घाटा रहता है। जबकि व्यापार सरप्लस किसके साथ रहता है? यूएसए के साथ रहता है। ये चीज आपको जानना है। सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रचलित सूचकांक है। बीएसई में सूचीबद्ध कितनी ब्लू चिप कंपनियां से इसका मापन होता है? तो इसमें ब्लू चिप कंपनियां जो थी वो टोटल कितनी हैं? 30 हैं। ये चीज आपको जानना है, कितनी है? 30 है। भारत में थोक मूल्य सूचकांक WPI के जो आंकड़े हैं वो आंकड़े किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, नहीं। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा, सही है। वित्त मंत्रालय भी नहीं। तो इस तरीके से वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा जारी किए जाते हैं, जिसमें DPIIT अपना विशेष रोल प्ले करता है। ये चीज भी आपको जानना है। अगला क्वेश्चन जो है, वित्त आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों की योग्यता का निर्धारण भारत का राष्ट्रपति करता है। इसमें आपको कूट में सवाल के जवाब आपको देने हैं। कूट में कौन सा विकल्प सही है? तो वित्त आयोग के अध्यक्षों व सदस्यों की योग्यताओं का निर्धारण भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ये विकल्प क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसको संसद तय करती है। कौन तय करता है? संसद तय करती है। जबकि अध्यक्ष या सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये बात सही है। योग्यता का निर्धारण राष्ट्रपति नहीं करती, वो संसद करती है। तो इस प्रकार ए सही है किंतु आर गलत है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में वित्त आयोग का प्राथमिक कर्तव्य क्या है? संघ एवं राज्यों के मध्य राजस्व के वितरण हेतु इसको सिफारिशें करना, यही इसका एक मेन वित्त आयोग का काम है। सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं का सिद्धांत मूल किसने प्रतिपादित किया था? ये चीज आपको जानना है। तो ये अगस्त काम्टे जो थे उनके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। कार्ल मार्क्स के द्वारा जो किताब लिखी गई थी वो थी दास कैपिटल, और ये मानते थे कि दुनिया में 2 तरीके के लोग हैं, एक पूंजीपति और एक जो है मजदूर वर्ग हैं। तो ये हमारा 3 वर्षों का 2023 का, 22 का, 21 का जो भी सवाल आए थे प्रीवियस ईयर के, उन सारे सवालों को हमने देखा। तो ऐसे पार्ट वाइज 2010 तक के सवालों को हम करने का प्रयास करेंगे। आप वीडियो को देखते रहिए और धीरे धीरे मतलब प्रैक्टिस करते रहिए। किस तरीके से सवाल पूछे गए हैं उन्हीं तरीके से आप अपने मैटर या कंटेंट को पढ़ने का प्रयास करिए, जिससे आपकी परीक्षा को और आसान बनाया जा सके। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी लोगों को यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।